अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम हिस्ट्री के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 का टॉपिक देखेंगे, रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चे आप लोग काफ़ी हद तक फेमिलियर होंगे इन दो वर्ड से। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं या लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। रिवर्सिबल मतलब है जिसको हम लोग अपनी उसकी जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था उसी सिचुएशन में उसी स्टेट में वापस लेके आ सके। इरिवर्सिबल जिसको वापस ना लेके आया जा सके। तो इनको प्रोसेसेस को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर, जिसको एग्जैक्टली आप वापस लेके आ सके विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन दिस सराउंडिंग, और जिसमें नेट चेंज कोई ना हो। मतलब जिसमें अगर आप उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आ जा रहे हैं तो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लेके आया जा सके। इसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस दी वर्क सब्सटेंस पासिस थ्रू द सेम स्टेजेस। जितना वो जैसे वो आगे जाता हुआ जिस स्टेजेस में से पास ऑन कर रहा होता है ना, जब वो वापस आता है तो वो उन्हीं स्टेजेस में से पास ऑन करता है। लेकिन अगर आपने थर्मल या मैकेनिकल इफेक्ट्स कुछ दिए होंगे ना, तो जब आप उसको रिवर्स बैक लेके आते हैं तो वो रिवर्स हो जाते हैं। मतलब अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने दिए होंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो आपको कह ले वापस मिल जाते हैं। और वो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जॉर्ब हो रहे होंगे तो रिवर्स में वो मिट रिलीज हो रहे होंगे, मतलब वो रिवर्स हो जाते हैं। इफ़ हीट इज ऑब्जॉर्ब इन द डायरेक्ट प्रोसेस, वही बात करें कि अगर हीट ऑब्जॉर्ब हुई होगी डायरेक्ट प्रोसेस में तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होगी, फिर जो हीट है वो रिलीज हो रही होगी, मतलब वो गिवन आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर डायरेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर वो ऑब्जॉर्ब कर रहा होगा तो इट विल बी गिवन आउट। तो रिवर्स डायरेक्शन में अगर वो वापस आएगा तो वो हीट जितनी उसने ऑब्जॉर्ब की होगी वो उतनी वापस करेगा, उतनी प्रोवाइड करेगा। इफ वर्क इज डन बाय सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर वर्क हो रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जितना वो वापस आएगा ना तो उतना ही वर्क वो रिटर्न बैक करेगा। तो मतलब अगर थर्मल या मैकेनिकल इफेक्ट्स होंगे जो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ आपने जो दिए होंगे ना, रिवर्स में उसके ऑपोजिट होंगे, मतलब वो आपको रिटर्न बैक करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है इसी के बारे में कि हमारे पास रिवर्सिबल साइकिल होता है। क्या कहते हैं, पहले तो साइकिल की डेफिनेशन है। साइकिल है क्या कि सक्सेशन ऑफ इवेंट्स विच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन, के वो इवेंट्स वो डिफरेंट स्टेप्स जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाता है, उसी को साइकिल बोल देते हैं। रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है, जिसमें सारी की सारी जो चेंजेस होते हैं ना वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब वापस आ सके। ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं रिवर्सिबल साइकिल को। आगे हमारे पास कहते हैं अगर इसकी एप्लीकेशन डेफिनेशन की तरफ देखें, वो तो हमने यहाँ पे इसकी ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन कर लीजिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है जो एग्जैक्टली रिट्रेस हो सके बैकवर्ड डायरेक्शन में विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज। ठीक है, आगे साइकिल की डेफिनेशन है कि वो नंबर ऑफ स्टेप्स या इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से सिस्टम अपनी वापस कंडीशन में वापस आ जाता है। और रिवर्सिबल साइकिल क्या होगा, जिसमें जो चेंजेस हो वो रिवर्सिबल हो सके, मतलब वापस उसी स्टेट में आ सके। अब आगे एग्जांपल है, कहते हैं हमारी रियल लाइफ में तो कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो कम्प्लीटली रिवर्सिबल हो, जो एग्जैक्टली वापस आ सके। लेकिन टू सम एक्सटेंट हम कहते हैं कुछ प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, जैसे लिक्विफिकेशन हो गई, इवेपोरेशन ऑफ सब्सटेंस हो गया। इसी तरह से अगर कहते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, अगर आप किसी गैस को कंप्रेस करवा रहे हैं तो उसको कह लें कि अगर कंप्रेशन आप प्रेशर उसमें के ऊपर जो अगर है उसको रिलीज करते जाएंगे तो वो वापस अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा, स्लोली वो अनकम्प्रेस हो जाएगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो वो ये एग्जांपल कह रहा है, कहते हैं सपोज करें ये एक पिस्टन है जिसमें आपने ये कोई गैस है ये कंप्रेस की हुई है, तो ये इसके ऊपर देखिए ये काफ़ी ज़्यादा आपने हाई प्रेशर रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है। आप ये प्रेशर रिलीज करते जाए, आप वेट उतार दें, ये वेट कम कर दिया तो बच्चे ये थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। अब आपने सारा वेट रिमूव कर दिया तो ये फुली रिलैक्स हो गई है, ये एक स्टैंडर्ड स्टेट में हो गई है। तो ये इसकी इनिशियल स्टेट थी, तो ये यहाँ पे अब फुली एक्सपैंड हो गई है। लेकिन अगर आपने उसको वापस उसली हालत में लेके आना हो तो जो आपने यहाँ पे पिस्टन इसका मैकेनिकल वर्क या प्रेशर रिमूव किया था वो दोबारा रखते जाए। तो ये दोबारा उसके ऊपर रखा, थोड़ी वो कंप्रेस हो गई, मजीद कंप्रेस हो गई। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इनिशियल स्टेट से उसको दोबारा फाइनल स्टेट में लेके आ जा सकता है। मतलब अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे उसका प्रेशर रिमूव कर रहे थे तो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी दोबारा लेके आया जा सकता है। तो यहाँ पे ये देखें ये कह लें कि रिवर्स हो गया। यहाँ पे आप वेट उसका हटा रहे थे लेकिन जब उसको रिवर्स डायरेक्शन में वापस लेके आना होगा तो दोबारा वेट रखते जाएंगे। तो ये मैकेनिकल इफेक्ट क्या हो रहा है, रिवर्स में है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहे थे डायरेक्ट प्रोसेस में जा रहे थे, अगर उसको एक्सपैंड करवा रहे थे तो आप वेट उसका कम कर रहे थे। लेकिन अगर आपने उसको रिट्रेस करवाना है रिवर्स डायरेक्शन में तो जो आपने काम किया होगा ना मैकेनिकल वर्क का वो भी उसका ऑपोजिट चलेंगे। पहले आप रिमूव करवा रहे थे, अब उसको आप क्या करवा रहे हैं, उसको अगेन उसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं। तो हम कहते हैं हम इनिशियल से वापस इनिशियल
इनिशियल सिचुएशन में दोबारा आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल इफेक्ट्स को आपको रिवर्स करवाना पड़ेगा। इसी तरह से कोई एग्जांपल वो आपको दे लाइक ये अगर हमारे पास एक बर्फ है, सॉलिड है, तो अगर मैं उसको टेम्परेचर ज़्यादा कर दूँ, टेम्परेचर ज़्यादा करूँगी तो वो लिक्विफाई हो जाएगी, और टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वो वेपराइज हो जाएगी गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर उसका बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी स्टेट चेंज करवाते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसको दोबारा इनिशियल स्टेट में लेके आना, तो कुछ इसका टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर कंडेंस का मतलब होता है ठंडा कर दो, तो वो गैस है किस में हो जाएगा, वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को मजीद आप फ्रीज करोगे तो वो बर्फ बन जाएगा, तो वो दोबारा सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो जो आपने पहले फॉरवर्ड में डायरेक्ट में आपने उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाया था, तो बाद में उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, जो आपने दिया था वो वापस लिया जा रहा है। ठीक है, तो थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है रिवर्सिबल प्रोसेस की। ये दो पहली लाइनें बच्चे इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा, और साथ में ये कर लीजिएगा कि थर्मल मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल में लिक्विफिकेशन ऑफ वाटर या कह लें वेपोरेशन कर सकते हैं, और दूसरा कंप्रेशन ऑफ ए गैस वो कर सकते हैं। आगे हमारे पास रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस ना आ सके। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं विच कैन नॉट बी ट्रेस बैक इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसको वापस ना लेके आया जा सके। कहते हैं इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले तो ऐसे केसेस आ जाएंगे जिसमें फ्रिक्शन होंगे, इसके अलावा कंडक्शन होगी, कन्वेक्शन होगी और रेडिएशन। ये सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लाइक अगर हम बात एक मेरे पास प्रोसेस है बच्चे जिसमें ना आप ये कोई बॉक्स है, इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लग रही है, ये इसको आगे की तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो सरफेस है इसको पीछे की तरफ लेके आ रही है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ना कुछ हीट लॉस होगा। अब ये हीट लॉस तो वापस नहीं आ सकता है, इसलिए ये हमारे पास फिर कौन सा प्रोसेस होगा, ये मेरे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि जब मूव करवा रहे हैं तो कुछ पार्ट जो है ना यहाँ पे जो इसके दरमियान फ्रिक्शन, इस सर्फेस के दरमियान और इस बॉक्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है वहाँ पे लॉस हो रहा है हीट एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं जो फ्रिक्शनल जिसमें इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, जिसमें डेसिपेशन हो रही होती है एनर्जी की, वो हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल है, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकते। इसी तरह से हमारे पास कहते हैं कंडक्शन होता है कि बच्चे जहाँ पे चीज़ें जो है ना हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलती है। लाइक अगर आप यहाँ पे ठंडी कोई पानी की कह लें गर्म पानी की बोतल रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर से जो है ना हीट मूव करेगी सराउंडिंग में। ठीक है, सराउंडिंग ठंडा होता है, तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन, जिसमें हीट जो है ना वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। कन्वेक्शन क्या होता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से हमारे पास कह लें कि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही होगी तो वहाँ पे हमारे पास हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। रेडिएशन क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे पास सूरज से रेडिएशन जो आ रही होती हैं, ठीक है, जो रेडिएशन की वेव की फॉर्म में होती है। तो कहते हैं ये सारे प्रोसेस भी हैं जो है ना, ये भी हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर हमारे पास यहाँ पे कोई गर्म पानी की बोतल रख दूंगी, जब सराउंडिंग में हीट एनर्जी जा रही होगी तो वो अब सराउंडिंग में जो लॉस होगी वो तो वापस नहीं आ सकती। इसी तरह से अगर ये पैन में मेरे पास पानी बॉयल हो रहा होता है तो यहाँ पे इसका इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो भी हमारे पास लॉस हो रहा होगा, ये मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, वहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही होगी। तो हमारे पास इसी तरह से कहते हैं अगर जो सन है सोर्स ऑफ रेडिएशन है, अब सारी रेडिएशन तो हम तक नहीं आती, कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती हैं, कुछ लॉस भी हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास ये भी हम कहेंगे हमारे पास एक सोर्स है जो इरिवर्सिबल है, जो एग्जैक्टली उसको रिट्रेस नहीं किया जा सकता। इसी तरह से कहते हैं कोई एक्सप्लोजन कहीं पे हो रहा हो, कोई धमाका कहीं पे हो जाए, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि वो भी रिट्रेस नहीं हो सकता। मतलब अगर कहीं पर धमाका हो गया तो वो भी तो वापस नहीं आ सकता ना अपनी ओरिजिनल हालत में, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इरिवर्सिबल। जो यूजुअली फास्ट प्रोसेस होते हैं ना, जो बड़ी क्विकली होते हैं, वो हमारे पास रिवर्सिबल है। जैसे धमाका बड़ी जल्दी हो जाता है, जैसे फ्रिक्शनल हमारे पास इफेक्ट होते हैं, आप पास एनर्जी लॉस हो जाती है, तो यूजुअली हम कहते हैं फास्ट अकरिंग प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली बच्चे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल की ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, साथ में ये लाइन लास्ट में लिखिएगा कि थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं ना वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये लाइन, उसके बाद इसके एग्जाम्पल दे दीजिएगा, इसी तरह से रिवर्सिबल की ये डेफिनेशन और साथ में कोई एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। आगे हमारे पास बच्चे है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था कि आप जितनी हीट एनर्जी देते हैं वो हीट एनर्जी 2 फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही होती है। एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने के लिए डेल्टा यू प्लस कुछ वर्क करने में, ठीक है, तो 2 फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही होती है, मतलब वो कन्वर्जन बता रही होती है हीट एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होगी वर्क में। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास लेकिन कंडीशन नहीं बता पाते कि कब हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे ये कहता है जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये हमें बताती है कि हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है वर्क में, लेकिन ये नहीं बताता कि कब किस कंडीशन के अंदर जो है ना ये कन्वर्जन होगी, वो कंडीशन नहीं बता रहे होते। सेकेंड लॉ बेसिकली हमें वो सारी कंडीशन बताएगा, वो सारे कह लें कि सिचुएशन बताएगा कि कब हीट एनर्जी
जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में वो फ्लो करेगी। तो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एडवांटेज ये है कि वो हमें कंडीशन बताती है कि अब आप हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कहते हैं इसको कन्वर्ट करवाने से पहले ना हम लोग एक सिनेरियो समझते हैं, एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे हीट इंजन हम कंसीडर करना चाह रहे हैं कि हम लोग ऑपरेशनल फैक्चुअल ऑपरेशन ऑफ इंजन, हम लोग इंजन की वर्किंग को थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बच्चे एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, मतलब ये एक हीट एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पे कोई चीज़ है जिसको जला रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट का टेम्परेचर है, इसको हॉट रिजर्वायर बोलते हैं। तो इसका टेम्परेचर सपोज करें T1 है और यहाँ से जो हीट एनर्जी निकलेगी वो Q1 है। अब यहाँ पे ना सिस्टम होता है जिसको हम लोग यूजुअली हम लोगों ने कोई गैस ली होती है, इसका अपना कोई नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल सिचुएशन में। ये क्या करता है, यहाँ से हीट एनर्जी लेता है Q1, कुछ पार्ट उसका वर्क में कन्वर्ट करवा देता है, कुछ जो है ना वो एटमॉस्फेयर में लॉस करवा देता है। कोल्ड रिजर्वायर होता है जिसका टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली सोर्स के कम होता है। ये यूजुअली बच्चे हमारे पास ना एटमॉस्फेयर होता है, सराउंडिंग होती है, ठीक है। तो जो गैस होती है वो यहाँ से पहले उसकी इनिशियल सिचुएशन होती है, वो यहाँ से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से Q1 हीट एनर्जी लेती है, कुछ पार्ट वो सराउंडिंग में लॉस करवा देती है, सॉरी सराउंडिंग में लॉस करवा देती है, और कुछ वो है वो आउटपुट दे देती है, वर्क में कन्वर्ट करवा देती है, फिर अपनी असली हालत में आ जाती है। फिर यहाँ से हीट एनर्जी लेगी, कुछ वर्क करवाएगी, कुछ लॉस करवा देगी, फिर असली हालत में आ जाएगी, मतलब जो उसका इनिशियल स्टेट होगी। फिर तो ये बार बार प्रोसेस हो रहा होता है, तो हम कहते हैं ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इंजन या सिस्टम, यहाँ पे जो सिस्टम होता है, यहाँ पे जो गैस होती है वो क्या करती है, हीट ऑब्जॉर्ब करती है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से। यहाँ पे ना सोर्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट एनर्जी होती है, जैसे आप कह रहे हैं कोई बर्निंग प्रोसेस होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कुछ काम करती है और कुछ जो हीट है ना वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर मतलब सराउंडिंग में जो लॉस करवा देती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो काम हो रहा होता है ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, मतलब जो सिस्टम होता है वो बार बार हीट एनर्जी ले रही होती है, वर्क करवा रही होती है, और कुछ लॉस करवा के इनिशियल स्टेट में आ जाती है, फिर हीट एनर्जी लेती है, फिर वो कुछ वर्क करवाती है, फिर वो अपनी असली हालत में आ जाती है। तो जो सिस्टम है वो टोटल हीट एनर्जी लेता है कितना, Q1। वो दो हिस्सों में कन्वर्ट करवा रहा होता है, किस किस में, एक तो कुछ वर्क हो रहा होता है, कुछ वर्क करवा रहा होता है, कुछ लॉस करवा रहा होता है, Q2 जो है वो लॉस करवा रहा है। अगर आपने फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्क हो कितना रहा है, तो बच्चे ये जो Q2 आपके पास लॉस हो रहा है इसको टोटल हीट एनर्जी में से माइनस कर दें, जो डिफरेंस बाकी बचेगा वो हमारे पास वर्क आ जाएगा। कहते हैं हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टोटल वर्क दे देगा। कहते हैं कोई सा भी इंजन है, चाहे वो पेट्रोल इंजन है, चाहे वो डीजल इंजन है, वो क्या करेगा, हर इंजन यही काम करता है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एनर्जी लेता है, कुछ वर्क करवाता है, कुछ लॉस करवा देता है। तो लॉस लाजमी है। कहते हैं आप चाहे डीजल इंजन ले लें चाहे पेट्रोल इंजन ले लें, लाइक पेट्रोल इंजन है इसकी एफिशिएंसी 25% है, मतलब अगर ये 100% पेट्रोल ले रहा है, 100 kg ले रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका 25 kg जो पेट्रोल है उसको वर्क में कन्वर्ट करवाएगा, बाकी लॉस करवा देगा। इसी तरह से अगर डीजल होगा 35 to 40% उसकी एफिशिएंसी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 100 अगर मैं kg पेट्रोल या लीटर पेट्रोल ले रही हूँ तो वो 100 लीटर का सिर्फ 35 to 40 लीटर जो है वो वर्क में कन्वर्ट करवा के देगा, बाकी सारा लॉस होगा। तो हमारे पास एक्सपेल करवाई जा रही होती है, लॉस हो रहा होता है, कोई ना कोई जो ज्यादातर हीट की है, कुछ ना कुछ वहां पे लॉस हो रहा होता है जो एटमॉस्फेयर में एक्सपेल करवाया जा रहा होता है। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता, तो हर इंजन में ये जो लॉस हो रहा होता है ये लाजमी होता है। किसी की एफिशिएंसी 25% होती है, किसी की 35 to 40% होती है। तो कोई सा भी हीट इंजन होगा वो हीट एनर्जी लेगा, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करवाएगा, बाकी लॉस करवाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लॉस ना हो, वो सारे का सारा हीट एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट करवा दे, ऐसा कोई भी हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कंडीशन है। लॉर्ड कैल्विन ने यही स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस व्हिच मे कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर इंटायरली इनटू द वर्कआउट विदाउट लीविंग एनी चेंज इन दी वर्किंग सिस्टम। कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई हीट इंजन है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एनर्जी ले और सारे के सारे वर्क में कन्वर्ट करवा दे, कोई लॉस ही ना हो, सिस्टम में किसी किस्म का सराउंडिंग में चेंज ही ना आए, तो ऐसा कोई सा भी हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वजह लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट ये है, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे यही बता रहा है कि कोई सिस्टम भी पॉसिबल नहीं है जो सारी की सारी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पाए। तो यहाँ पे ये कह रहा है इट मीन्स दैट सिंगल हीट रिजर्वायर के जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ही हो वो सारे का सारा वर्क करवा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉस होना जरूरी है, चाहे जितना मर्जी हाई सोर्स आप ले ले, अगर लॉस नहीं हो रहा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहते हैं दिस इज ट्रू फॉर ओशंस एंड आवर एटमॉस्फेयर। कहते हैं हमारे ओशंस या समुंदर है या एटमॉस्फेयर है, इनका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होता है, लाइक
गर्मियों में जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुंच जाता है। इसी तरह समुद्र का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनसे हम ना कोई मैकेनिकल वर्क नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे ये हमारे पास अगर सोर्स है तो हमारे पास कोई सिंक नहीं होता, मतलब कोई ऐसी बॉडी नहीं होती जिसका टेम्परेचर इनसे कम हो, तो ये हम कहते हैं इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता। इसलिए वर्क करवाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास दो बॉडीज हो, दो डिफरेंट टेम्परेचर रेजरवायर हो, एक सोर्स के तौर पर बिहेव करे, एक सिंक के तौर पर बिहेव करे। मतलब जो हाई बॉडी टेम्परेचर रिजर्वायर होता है ना, जो हीट एनर्जी दे रहा होता है, उसको हम सोर्स बोलते हैं, और जहाँ पे लॉस हो रहा होता है उसको सिंक बोलते हैं, लो टेम्परेचर रिजर्वायर को। तो कहते हैं किसी भी हीट इंजन के लिए जरूरी है कि वो क्या करता है, उसके लिए दो टेम्परेचर रिजर्वायर का होना जरूरी है, एक सोर्स हो और दूसरा सिंक हो, मतलब लॉस हो, फिर ये वर्क करेगा, फिर वो वर्क में कन्वर्ट करवाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास वर्किंग ऑफ हीट इंजन की कब पॉसिबल है, जब आपके पास दो टेम्परेचर रिजर्वायर होंगे, एक हाई टेम्परेचर पे और दूसरा सिंक होगा एट लो टेम्परेचर पे, जिसमें आप हीट को एक्सपेल करवा सकते हैं। कहते हैं हमारे पास यही रीजन है कि हम लोग हीट एनर्जी जो ओशन की है या एटमॉस्फेयर की है, जैसे हमारे पास मैंने कहा गर्मियों में हमारे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है या ओशन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे कोई सिंक नहीं होता है, कोई ऐसी बॉडी नहीं होती जिसका टेम्परेचर इनसे कम हो, इसलिए यहाँ पे इसको हीट एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, कोई मैकेनिकल वर्क नहीं उसको करवाया जा सकता। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वैसे यहाँ से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये सिर्फ शॉर्ट में है, इसमें आपके पास स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, आप इसमें ये याद कर लीजिएगा। ये जो एफिशिएंसी है ये एमसीक्यू में आ जाता है कि डीजल हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है, या फिर आपके पास पेट्रोल इंजन की कितनी होती है, तो ये एमसीक्यू के लिए। ठीक है, आगे हमारे पास ये भी है कि हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास कि आप हीट ऑफ एटमॉस्फेयर या ओशन को क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कोई सोर्स या सिंक मौजूद नहीं होता। तो उसके लिए ये है कि हमारे पास हीट इंजन की वर्किंग के लिए कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट करवाने के लिए आपके पास दो टेम्परेचर रिजर्वायर का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विद 100% एफिशिएंसी। पीछे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंक का होना जरूरी है। लॉस होगा तो हमारे पास कोई सिस्टम वर्क करेगा हीट इंजन, अदरवाइज नहीं होगा। तो लॉस होगा तो एफिशिएंसी तो 100% नहीं होगी। एफिशिएंसी का मतलब है जितनी हीट एनर्जी ली सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट करवा दी, कोई लॉस ना हुआ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं लॉर्ड केल्विन की, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है दैट वी कैन कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू वर्क डन विदाउट कंसीडरिंग एनी लॉस, तो हमें लॉस को कंसीडर करना पड़ेगा। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो आज हमने किया वो वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन इन टू फॉर्म, एक तो हम लोग बच्चे हीट इंजन की फॉर्म में, जैसे आज हमने लॉर्ड केल्विन की पढ़ी है, दूसरी ना हम रेफ्रिजरेटर के केस में पढ़ेंगे, तो वो आज हमने नहीं की, सिर्फ आज हमने उसके केस में पढ़ी है हीट इंजन के केस में। तो एक स्टेटमेंट आप इसकी याद रखिएगा जो लॉर्ड केल्विन की जो ब्लू वाले में थी। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों टॉपिक्स एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, स्टिल इसमें कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।